सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। मंदी का साल भी चला। अब मंदी देखिए, अमेरिका में जो हो रहा है था उसका असर यहाँ कैसे पड़ा। 1924 से 1928 जर्मनी में कुछ स्थिरता आ गई थी, लेकिन यह स्थिरता ज्यादा दिन चली नहीं। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि जो शेयर बाजार है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। तो अमेरिका का जो शेयर बाजार है वो जब धराशायी हो गया तो जर्मनी में जो वो मदद कर रहे थे रातों रात बंद हो गई। फिर से वही हुआ। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ लोगों ने शेयर बेच दिए, क्योंकि कीमतों की गिरावट होने वाली थी, तो लोगों को आशंका थी, तो उन्होंने शेयर बेच दिए। तो 1900 यह महामंदी की शुरुआत हो गई थी। 1929 से 1932 तक, अगले 3 सालों तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय, अब अमेरिका की बात हो रही है, उनकी राष्ट्रीय आय आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिर गया, किसानों की हालत खराब, सट्टेबाज बाजार में से पैसा निकाल रहे थे, खींच रहे थे। अब ये जो अर्थव्यवस्था अमेरिका की गिरी, इसका असर जर्मनी में भी पड़ा। अब जर्मनी में पड़ा तो 1932 से जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन है वो 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। मजदूर बेरोजगार हो गए, बेरोजगार की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई और कई लोग ये तख्ती लगा के घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझसे कुछ भी काम करवा लीजिए। यानी कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। यहाँ पर देखिए, लाइन पर सोते लोग हैं। महामंदी के दिनों में लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग बेरोजगार थे, तो ऐसी हालत थी उनकी। तो ये सब जो इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें लोगों में बेचैनी आ गई। जैसे जैसे ये मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, खासतौर पर जो वेतन भोगी कर्मचारी थे, जिनको वेतन मिलता था, पेंशन धारी जो थे, उनकी बचत भी कम हो रही थी, कारोबार ठप हो रहा था, लोगों के पास वो नहीं था। तो समाज में जो बड़े वर्ग थे या फिर अच्छे तबके थे, उनको सर्वहाराकरण, इसका भय सता रहा था। सर्वहाराकरण का मतलब ये होता है कि गरीब होते होते ये जो ठीक ठाक लोग हैं वो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जब वो मजदूरों की तरह उनकी स्थिति हो जाएगी, वो मजदूर के जैसे लगने लगेंगे या दिखने लगेंगे। अब बेरोजगारी में जो बढ़ती फौज, अब जो उसकी बेरोजगारों की जो फौज थी, उन्होंने ये भी देखा कि भाई हमारा भविष्य तो अंधकार में है। यानी कि राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो वाइमर साम्राज्य जो है बहुत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था कि, और वाइमर संविधान में भी बहुत सारी ऐसी कमियां थी कि कभी भी ये जो गणराज्य बना था वो अस्थिरता और तानाशाही का शिकार हो सकता था, क्योंकि इसमें एक कमी थी इनके संविधान में कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या था इसमें। ये प्रावधान की वजह से कोई भी एक पार्टी जो है वो उसको बहुमत नहीं मिल, मतलब किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। हर बार क्या हो रहा था, गठबंधन की सरकार आ रही थी। उसमें एक बड़ी चीज थी अनुच्छेद 48, जिसमें जो राष्ट्रपति है कभी भी आपातकाल लागू कर सकता था, नागरिकों के अधिकार रद्द कर सकता था, और केवल अध्यादेशों से, केवल जो बिल्स हैं उसके जरिए वो शासन चला सकता था। ये 48 था। तो छोटे जीवन काल में जो वाइमर गणराज्य है 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा। सोचिए आप कितने बार ये चेंज होते रहे, और औसत अवधि देखी जाए, जो एवरेज देखा जाए, तो एक मंत्रिमंडल है वो 239 दिन से ज्यादा नहीं चला। और इस बीच 48 अनुच्छेद का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी स्थिति कोई अच्छी नहीं हो पाई, समाधान नहीं मिल पाया। अब आप समझ गए कि समस्या क्या थी, क्या सिचुएशन हो गई थी। अब यहां से शुरू हुआ हिटलर का उदय। इस समय जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, राजनीति, समाज में जो संकट था, उसने हिटलर को सत्ता पाने का रास्ता जो है वो साफ कर दिया। कैसे? जो ये हिटलर है,
1889 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था और बड़े गरीबी से गुजरे। रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था, तो इसके कारण वो फौज में भर्ती हो गए। भर्ती के बाद वो एक संदेशवाहक का काम किया उन्होंने, कॉर्पोरल बने और कई तमगे भी उन्होंने ले लिए। जर्मनी की सेना का जब पराजय हुआ और वर्साई की जब संधि हुई तो ये बहुत गुस्सा हो गए हिटलर। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी, एक छोटा सा समूह था, उसकी सदस्यता ले ली। धीरे धीरे वो इसका नियंत्रण करने लगे हिटलर, और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी इसका नाम दे दिया गया। अब ये जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है, यही नाजी पार्टी है, इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। ये एक नाजी लोग वो थे जो इस पार्टी की विचारधारा को मानते थे। हुआ ये कि 1923 में हिटलर ने जो बवेरिया है उस पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने की ये अपनी योजना बना ली, लेकिन वो सफल नहीं रहा। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोह का मुकदमा भी चला, उसे रिहा कर दिया गया। तो नाजी खेमा, जो राजनीतिक खेमा है, 1930 के दशक में जनता बड़ी आकर्षित हो रही थी, लेकिन महामंदी थी। उसके बाद जो नाजीवाद है, क्योंकि और कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, उनको यही एक तरीके से दिखाई दिया, तो जन आंदोलन का रूप इसने ग्रहण कर लिया। अब ये देखें कि जो काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग लाचार था, भूखमरी थी, तो नाजी जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा का मतलब ये है कि जनमत लेने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक प्रसार या प्रचार करना, पोस्टर के जरिए, फिल्मों के जरिए, भाषणों के जरिए। तो नाजी ने प्रोपेगेंडा किया, तो जो प्रोपेगेंडा है उससे लोग आकर्षित हुए, उनको लगने लगा हाँ ये है हमारे सर्वे सर्वा, ये करेंगे हमको सब सही। तो 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद यानी कि राइक्सटैग की बात हम कर चुके हैं, उसमें चुनाव में जो हुआ, अब देखिए केवल 2.6% वोट मिले। लेकिन 1932 आते आते बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, 37% वोट मिल गए इनको। ये देखिए न्यूरेबर्ग रैली है, ये रैलियां आयोजित की जाती थी, नाजी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम था। बहुत बढ़िया भाषण वो देता था हिटलर, लोग बड़ा निष्ठा करते थे, उसकी निष्ठा से शपथ लेते थे। जैसे मैंने बताया, हिटलर जबरदस्त बोलता था, बहुत बढ़िया बोलता था, जोश से शब्द। उसके भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की, मैं शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा, और जो वर्साई की संधि हुई उसके साथ जो जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई उसका प्रतिशोध करूंगा, और जो हमारी प्रतिष्ठा खत्म हुई है उसको वापस लाऊंगा। उसका ये वादा था कि जो बेरोजगार हैं, नौजवान, उनको ये सुरक्षित भविष्य देने वाला है। उसने यह भी आश्वासन लोगों को दिया अपने भाषणों के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, कि वो जो विदेशी प्रभाव है उससे मुक्त कराएगा और जो भी साजिश करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये एक देखिए हिटलर यहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं। हिटलर द्वारा जो एसए और एसएस, इसको कतारों में के सामने भाषण दिया जा रहा है, यानी कि ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि नाजी की भव्यता कितनी है, नाजी की ताकत कितनी है। तो हिटलर ने राजनीति की बड़ी नई शैली अपनाई। उसने क्या किया, आडंबर, प्रदर्शन, इसको बहुत यूज किया। हिटलर के समर्थन में बड़े लोग आने लगे, क्योंकि प्रोपेगेंडा था। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जनसभाएं हुई। ये स्वास्तिक यानी कि इस तरीके का जो साइन है, पता नहीं मैं बना पाऊंगा कि नहीं, हाँ, ये इस तरीके का एक साइन है, स्वास्तिक कहते हैं। इसके छपे जो लाल झंडे हैं, नाजी सैल्यूट, एक स्पेशल और अलग तरीके की तालियां बजाई जाती थी। तो ये बड़ा धुआंधार प्रचार हुआ। हिटलर को लोग एक मसीहा समझने लगे, एक रक्षक समझने लगे। उसको ये माना जाने लगा कि ये जो तबाही हुई है उससे उभारने के लिए ये हमारा आदमी है, ये हमें आगे पहुंचाएगा। तो ये सब, क्योंकि वो देश जो था बड़ी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोगों को कोई ना कोई ऐसा चाहिए था, या ऐसा उनको मिल गया था एक तरीके से, जो उन्हें सब चीजों से उभारेगा।
अब देखिए लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग साहब थे उन्होंने हिटलर को चांसलर का पद संभालने के लिए बुला लिया कि आइए आप चांसलर बनिए। शक्तिशाली पद था ये। तब तक जो नाजी पार्टी है रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी क्योंकि जब लोग अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, तो बाकी लोग भी तो हो ही रहे। सत्ता जैसी हासिल कर ली उसके बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और जो संस्थान है उसको भंग करना शुरू किया। तो फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में एक बड़ा अग्निकांड हुआ और बड़ा जिसे कहते हैं 28 फरवरी 1933 में एक अग्नि आदेश यानी कि फायर डिक्री, इसके जरिए जो अभिव्यक्ति है, प्रेस है, सभा, इसको करने के लोगों के जो अधिकार है उसको वापस ले लिया गया, उसको निलंबित कर दिया गया। तो वाइमर संविधान में अधिकार काफी अच्छे दिए गए थे, लेकिन हिटलर ने इन सबको बंद किया। इसके बाद जो कट्टर शत्रु यानी कम्युनिस्टों पे, इस पे हिटलर ने निशाना साधा और ज्यादातर जो कम्युनिस्ट थे उनको जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है उनमें बंद कर दिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो स्थान थे जहां बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को पकड़ के कैद कर दिया जाता था और उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बाकायदा कटीले तार होते थे क्योंकि कोई भाग ना सके। अब ये बर्बरता जारी रही। 5 लाख की आबादी वाले जो ड्यूसलडॉर्फ ये जो शहर था, इसमें गिरफ्तार किए गए लोगों की जो बच्ची कुछ ही 6808 फाइल है, उनमें से 1440 ये सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। तो नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों को ही इनका ही सफाया नहीं किया, बल्कि 52 किस्म की कम्युनिटीज, लोग, संप्रदाय ऐसे थे जिनका उन्होंने दमन किया, निशाना बनाया। तो 3 मार्च 1933 को एक बड़ा प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम जिसे इनेबलिंग एक्ट कहते हैं ये पारित कर दिया। इस कानून का मतलब था कि जर्मनी में तानाशाही दोबारा आ गई। अब इस कानून ने हिटलर को संसद को हिटलर ने हाशिए पे धकेल दिया और केवल अध्यादेश जो बिल्स होते हैं उसके नाम पे निरंकुश शासन चला सकता था वो। तो नाजी पार्टी और उसके से जो जुड़े जो संगठन थे, उसके अलावा जो भी पार्टियां हैं, ट्रेड यूनियन, सब पे पाबंदी लगा दी गई। जो भी अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका, उस पर राज यानी कि हिटलर का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो पूरे समाज में जो नाजी है उनके हिसाब से, उनको नाजी चाहते थे कि हमारे हिसाब से नियंत्रण हो जाए। तो उसके निगरानी के लिए सुरक्षा दस्ते बनाए गए, जैसे वर्दीधारी पुलिस है, स्टॉर्म ट्रूपर्स है, इसके अलावा जो गेस्टापो है, गुप्तचर राज्य पुलिस है, विजिलेंस करती है और सीक्रेसी से काम करती है। एमएस हो गया जिसे अपराध नियंत्रण पुलिस कहा गया, सुरक्षा सेवा एसडी, इसका भी गठन किया गया। तो जो ये दस्ते थे उनको बकायदा अधिकार जो असंवैधानिक थे वो दे दिए गए। तो नाजी राज को एक बड़ा खूंखार आपराधिक राज्य इस तरीके से वो बन गया। अब गेस्टापो, ये जो जिन्हें बताया गुप्तचर राज्य पुलिस, गेस्टापो की यंत्रणा जो ग्रह है उसमें किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते जो थे किसी को भी बगैर कानूनी कार्रवाई किए गए इनको पकड़ लिया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था, दंड दिया जाता था और मार दिया जाता था। अब ये पार्टी तो आ गई, कौन सी? हिटलर की। हिटलर तो आ गया। अब पुनर्निर्माण कैसे हुआ? उसने क्या किया कि अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी की हालत खराब थी, उसके लिए एक बड़ा जिम्मेदार अर्थशास्त्री साहब थे, हॉलमार शाक्ट। इनको बनाए, उनको बुला के देखिए आप ये संभालें अर्थव्यवस्था। शाक्ट ने जो सबसे पहले क्या किया, सरकारी पैसे से जो चलाए जाने वाले जो रोजगार संवर्धन कार्यक्रम है उसके जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार ये उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य बनाया। अब आप देखिए जर्मन सुपर हाईवे, जो जनता की कार है, ये देखिए कि इसमें कहा गया है कि आपकी फॉक्सवैगन को, मतलब मजदूर भी इसे खरीद सकता है। तो ये जो कार फॉक्सवैगन है ये सब इसी की परियोजना है। विदेश नीति में भी हिटलर को बड़ी कामयाबी मिल रही थी। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पे उसने कब्जा कर लिया और एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता, इसके नारे की आड़ में, क्योंकि आप जानते हैं कि जस्ट
जर्मनी के बगल में साथ में ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया को भी उसने अपने अपने जर्मनी में मिला लिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया है, उसके कब्जे वाले जर्मन भाषी जो सुडेटनलैंड है, उस पर भी कब्जा कर लिया, और फिर धीरे 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 पूरा चेकोस्लोवाकिया कब्जे में कर लिया। तो इंग्लैंड इस समय जरा शांत था, खामोश था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि जो संधि हुई है वर्साई की, उसमें जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन जो जो कामयाबी मिल रही थी हिटलर को, अब आगे कुछ और होने वाला है। एक मैं आपको चित्र दिखाना चाहूंगा, ये नाजी सत्ता कैसे उसका विस्तार हुआ, यूरोप 1942 का चित्र है ये आपका बेहतर, मतलब ये जर्मनी है, और ये जो है आपके ये फिनलैंड हो गए, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये ध्रुवीय शक्तियों को मदद देने वाले देश थे। अब जर्मन कब्जे वाले देश, ये सब जर्मन कब्जे वाले, तो ये वाले हो गया इटली, और उसका इलाका क्या हुआ वो ग्रीन से दिखाया गया है। और ये स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, पुर्तगाल, स्पेन, ये आयरलैंड, ये सब जो देश थे तटस्थ थे, यानी कि ये किसी के साथ नहीं जा रहे थे, ना इसके साथ ना उसके साथ। लेकिन हिटलर यहां नहीं रुकने वाले थे। अब शाख ने एक सलाह दी कि भाई देखो ऐसा है, सेना और हथियारों पे खर्चा ज्यादा मत करो, सरकारी बजट जो है घाटे में ही चल रहा है। नाजी जर्मनी में एहतियातमंद लोगों की कोई जगह नहीं थी, तो किया क्या, हिटलर ने शाख को हटा दिया। उसने एक नया विकल्प निकाला, उसने कहा कि हम अपनी सीमाओं को बढ़ाएंगे, वहां के संसाधन हमें मिलेंगे। तो इसकी लक्ष्य से 1939 में, सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पे हमला कर दिया। बस यहाँ ये जो काम किया, उसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड, उसके साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। तो सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक संधि कर ली। अब जर्मनी के साथ आ गया इटली और जापान। अब इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर और मजबूत हो गया। तो यूरोप के ज्यादातर लोग जो है वो नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाले जितने भी देश थे उसमें कठपुतली सरकार बिठा दी। 1940 में हिटलर अपनी ताकत के उरूज पे था, यानी शिखर पे था। अब हिटलर ने क्या किया, अपना सारा ध्यान जो है पूर्वी यूरोप उसको जीतने में लगा दिया। और जर्मन जनता के लिए, जर्मनी के लिए बड़ा नेशनलिस्ट था वो, उनके लिए संसाधन, रहने की जगह, जो लिविंग स्पेस है, उसका इंतजाम करना चाहता। अब उसने एक बड़ी बेवकूफी कर डाली, ऐतिहासिक बेवकूफी थी। 1941 जून में उसने सोवियत संघ पे हमला कर दिया। बस ये आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा जो है उसमें ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी में आ गए, चपेट में आ गए, जबकि जो पूर्वी मोर्चा था वहां पर आ गए, वहां भिड़ रहे थे वो सोवियत सेनाओं से। सोवियत सेनाओं ने इनके नाक को चने चबा दी। अब सोवियत लाल सेना जो थी उसने, स्टालिनग्राड ने जर्मन सेना को घुटने पर ला दिया। अब जो सोवियत जो लाल सैनिक थे रुके नहीं, वो पीछा करते रहे जर्मनों का, पीछा उन्होंने मतलब खदेड़ा इनको। कहां तक आ गए, बर्लिन के बीचों बीच आ गए, बर्लिन जो जर्मनी में है वहां तक आ गए। अब इस घटनाक्रम की अगली जो आधी सदी थी उसके लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत का वर्चस्व आ गया, सोवियत संघ का। अमेरिका तो बच रहा था क्योंकि अमेरिका पहला विश्व युद्ध देख चुका था, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो इससे दूर हो रहा नहीं। हुआ ये था कि क्योंकि जर्मनी के साथ जापान था, जापान ने क्या किया कि उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। जैसे ही पर्ल हार्बर पर बमबारी हुई, अमेरिका भी आ गया विश्व युद्ध में। इस युद्ध में मई 1945 में हिटलर को हरा दिया, पराजय किया, और जापान के हिरोशिमा, नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु जो बम गिरा दी। अब आप देखें कि ये जो हेलमुट की कहानी हमने शुरू की थी, कैसे हिटलर की पराजय हुई और हिटलर ने क्या क्या किया था, जिसकी कहानी दर्ज है हिस्ट्री में, और नाज़ी लोगों ने क्या क्या जुल्म की। भारतीय समाचार पत्रों में भी आया बहुत कि हिटलर रिपोर्टेड डेड।
ये हमने नाज़ीवाद कैसे आया, उसकी पिछली कहानी क्या थी, कैसे हिटलर का उदय हुआ। हिटलर जर्मनी के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत खराब लोगों की दृष्टिकोण उसके लिए बहुत खराब रहा। लेकिन आगे हम और भी बात करने वाले हैं। यहाँ तक मामला रुका नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें जानना बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।